हैं, उन्होंने कहा। क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है? लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती है तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था, कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो? उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में यह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता है, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्टसेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूं। यह अभी भी खंडों में है, और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे, और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर है और दूसरे गरीब। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है, और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़ें, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वे अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नजर में गलत लगेंगे, अकाउंटेंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे से ये कहना खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है, और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है? अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं, तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया।
दो डैडियों के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे। उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। दो डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो